Of Dwayne Keefe D. Davis accused of orchestrating the murder of rapper Tupac Shakur. The trial for the only person charged in the murder of Tupac Shakur is entering its second week of testimony today. In Las Vegas, opening statements are underway in the trial of the man accused of killing Tupac Shakur. Warning the man accused of planning the murder of Tupac Shakur. नाम ड्वेन डेविस उर्फ कीफी डी, उम्र 63 साल, निवास लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया, गैंग एफिलिएशन साउथ साइड कॉम्पटन क्रिप्स और इल्जाम लेजेंडरी रैपर टूपाक की हत्या। 30 साल, यस ऑलमोस्ट 30 साल हो गए टूपाक की डेथ को और इतने हाई प्रोफाइल केस का सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला था अब तक। पर अब ये केस की फिर से सुनवाई होने लगी है यूएस कोर्ट में। अगेन इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है एंड हर तरफ यही ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है। इस बार टूपाक के हत्या का मास्टरमाइंड है कटघरे में, जो है कीफी डी। और कीफी डी किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपने ही दिए हुए इंटरव्यूज और 2008-9 में पुलिस इंटरोगेशन के चलते ही इस केस में आरोपी बने। मतलब कई इंटरव्यूज और अपने लिखे हुए बुक में उन्होंने खुद ये कहा है कि जिस रात टूपाक पे गोली चली थी तो जिस कार से गोली चली थी उसमें कीफी डी मौजूद थे। पर वो इतने साल बाहर कैसे थे? मींस टूपाक की हत्या तो 1996 में हुई थी और अभी 2026 पे कैसे ये केस वापस रीओपन हुआ, आज इस वीडियो में जानेंगे। और वो सफेद कलर की कैडिलैक कार जिससे पाक पे गोली चली थी वो किसकी थी? क्या हुआ था उस रात जब टूपाक की हत्या हुई थी? एंड अभी कोर्ट का क्या कहना है कीफी डी को लेके, चलिए जानते हैं। तो वीडियो 3 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहले तो कीफी डी और टूपाक के सीन को समझेंगे, देन कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स दूंगा और लास्ट में कुछ अंडरग्राउंड आर्टिस्टों को शाउट आउट मिलेगा जिन्हें आपको सपोर्ट करना है। सो ऐसे और अमेजिंग हिप हॉप वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं आज का वीडियो, रियल स्टोरी ऑफ टूपाक्स मर्डर मास्टरमाइंड। टूपाक पे गोली चलाई थी बेबी लेन एकेए ऑरलैंडो एंडरसन, जिनके अंकल कोई और नहीं यही कीफी डी है। पर क्या आपको पता है ऑरलैंडो खुद टूपाक के फैन थे। सोर्सेस के अकॉर्डिंग उनके पास टूपाक के सारे एल्बम्स थे। ना इन लोगों की ऐसी कोई दुश्मनी थी ना बीफ। इनफैक्ट वो गोलीबारी वाली रात से पहले ये लोग कभी मिले भी नहीं थे एक दूसरे से। पर क्या ऐसा हुआ जिससे ऑरलैंडो और उनके अंकल कीफी डी को टूपाक पे हमला करना पड़ा? एंड टूपाक के मर्डर केस का सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट यही है कि कीफी डी को 1996 में अरेस्ट क्यों नहीं किया गया, जबकि ऑरलैंडो को डिटेन किया था पुलिस वालों ने इस शक पे कि उन्होंने टूपाक पे गोली चलाई है। लेकिन सबूत नहीं मिलने पर ऑरलैंडो को छोड़ दिया था। To date, have you ever ridden in a white Cadillac? No. Do you know anyone who owns a white Cadillac? No. When I heard that Tupac was shot, when I was बट अचानक 27 साल बाद कीफी डी तक कैसे पहुंची पुलिस? उससे पहले आपको यह जानना होगा कि टूपाक की जब हत्या हुई थी उस रात को क्या हुआ था। एक्चुअली ये सीन चालू हुआ था एक महज चेन के पीछे, यस द फेमस डेथ रो चेन। टूपाक के मर्डर के कुछ दिन पहले मींस अगस्त 1996 ऑरलैंडो एंडरसन और उनके कुछ होमिस लेकवुड मॉल कैलिफोर्निया में शॉपिंग कर रहे थे और वहीं पे थे ट्रेवोन लेन एके ट्रे डेथ रो के मेंबर थे और ब्लड गैंग से भी एफिलिएशन रखते थे और ऑरलैंडो ठहरे क्रिप गैंग से। सो इन लोगों के बीच कुछ कहा सुनी हुई मॉल में और ट्रेवोन को ऑरलैंडो और उनके साथ जो क्रिप गैंग के बंदे थे उन्होंने पीटा और उनके गले से चेन छीन लिया। जो चेन ऑरलैंडो ने छीना था वो था द फेमस डेथ रो चेन, जो कि शुक सिर्फ डेथ रो के खास और वफादार आर्टिस्ट एंड होमीज को ही देते थे। ये केवल एक पहचान ही नहीं था बल्कि ये लोगों के लिए एक वार्निंग साइन भी रहता था कि ये बंदा डेथ रो से एफिलिएटेड है और इससे पंगा लेना मींस मुसीबत को दावत देना। और ऑरलैंडो ने ये गलती कर दी थी एंड उस टाइम डेथ रो का वर्चस्व था भी ऐसा एंड अगर कोई अड़ सकता था तो वो था क्रिप गैंग और ऐसा हुआ भी उस दिन मॉल में। सो ट्रे ने जाके शुक को बताया कि क्रिप गैंग के एक बंदे ने उनका चेन छीन लिया और उनको मारा। तो शुक ने शांत किया ट्रे को और कहा पकड़ते हैं उसको किसी दिन। इस मामले में शुक को मानना पड़ेगा वो कोई भी मूव एकदम से नहीं करते थे, वो सामने वाले को देख परख के ही एक्शन लेते थे। अगर शुक एकदम से जाके ऑरलैंडो या किसी और पे हमला
हमला करवाते तो फिर वो एक गैंग वार में कन्वर्ट हो जाता। डेथ रो में सभी इस बात से नाराज थे और इवन टूपाक भी उस बंदे को पकड़ना चाहते थे। मींस ऐसे कैसे कोई अपने होमी के गले से डेथ रो की चेन छीन सकता है। फिर समय आगे बढ़ा और 1-2 वीक में मैटर थोड़ा शांत हुआ। सब लोग ऑलमोस्ट ये चीज भूल गए थे सिवाय ट्रे के। देन आती है वो रात जब सब कुछ बदलने वाला था हमेशा के लिए, टूपाक के लिए, डेथ रो के लिए, इनफैक्ट हिप हॉप के लिए। तारीख थी सितंबर 7, 1996। माइक टाइसन का बॉक्सिंग मैच था लास वेगस में और माइक टाइसन की फाइट उस टाइम पे समझ लो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। मींस इतना हाइप एंड एक्साइटमेंट बना रहता था पब्लिक में। पाक और माइक अच्छे फ्रेंड्स थे और दोनों की बॉन्डिंग काफी सही थी। सो पाक लास वेगस में बॉक्सिंग मैच देखने आए थे, वो भी पूरे डेथ रो मेंबर्स के साथ ही उन्होंने उनके नए वेंचर डेथ रो ईस्ट भी अनाउंस कर दिया था। देन बॉक्सिंग मैच के बाद सब लोग MGM ग्रैंड होटल में थे और वहीं पे ट्रे ने देखा कि ओरलैंडो भी आए हुए हैं। सो ट्रे ने जाके ये बात टूपाक, शुग नाइट और बाकी डेथ रो मेंबर्स को बताया। सब लोग फिर चेन और ट्रे को मारने का बदला लेने रश किए ओरलैंडो की ओर। ये इंसिडेंट होटल के CCTV में कैद भी हुआ था। ओरलैंडो यहाँ पे किसी से लड़ने नहीं आए थे, वो बस मैच देखने और घूमने ही आए थे। सडनली होटल लॉबी में ओरलैंडो के सामने टूपाक, शुग नाइट और डेथ रो की पूरी फौज खड़ी थी। टूपाक ने तब एक ही बात पूछा, यू फ्रॉम द साउथ? स्लैंग में ये था कि क्या तुम साउथ साइड कॉम्पटन क्रिब्स के मेंबर हो? एंड ओरलैंडो भी ऐसे कोई डरने वालों में से थे नहीं और ओरलैंडो ने कहा यस। उसके बाद टूपाक और पूरी डेथ रो ने मिलके बहुत मारा ओरलैंडो को और वो अकेले पड़ गए थे तब। एंड उसके बाद टूपाक वगैरह वहां से चले गए एंड काफी खुश थे कि डेथ रो फैमिली ने अपना बदला ले लिया है। लेकिन उन्हें ये खबर नहीं थी कि जिस व्यक्ति को उन्होंने धोया है वो कोई फुद्दू बंदा नहीं है, क्रिब गैंग का एक काफी एक्टिव गैंग मेंबर है। ओरलैंडो उठे और उनके अंकल को कांटेक्ट किया। यस, वही OG अंकल जिनके बारे में मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में, जो थे कीफी डी भी तब लास वेगस में ही थे और उनके भांजे को शुग नाइट और उनके गैंग ने मारा। ये सुन के वो तुरंत पुल अप किए ओरलैंडो के पास। कीफी डी का स्ट्रीट्स और म्यूजिक इंडस्ट्री में सही पकड़ था और शुग को वो पर्सनली जानते भी थे। कीफी चाहते थे कि अब तो ओरलैंडो और टूपाक की एक फाइट होनी चाहिए अकेले अकेले, देखते हैं किसमें कितना दम है। और यही नियम रहता था स्ट्रीट्स का और इससे ये मैटर दब भी जाता इससे पहले कि ये एक गैंग वार में कन्वर्ट हो जाए। कीफी डी और शुग नाइट जैसे OGs हमेशा यही कोशिश करते हैं कि चीजें बड़े लेवल पे ना जाए और इन्हें समझ था क्योंकि ये उम्र और तजुर्बे में बाकी गैंग मेंबर्स से बड़े थे, इसलिए ही ऐसे लोगों के लिए OG टर्म यूज करते हैं। कीफी डी, ओरलैंडो और उनके 2 होमीज अपने व्हाइट कैडिलैक कार में क्लब 662 की ओर जाते हैं जहां पे माइक टाइसन के फाइट की आफ्टर पार्टी रखी गई थी सो दैट शुग और टूपाक वगैरह से मिलके फाइट करवाए पाक और ओरलैंडो की। लेकिन करीब आधे घंटे पार्किंग में वेट करने के बाद भी टूपाक और शुग वगैरह नहीं आए और यहाँ इनका सब्र का बांध टूट रहा था और ओरलैंडो का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच चुका था। देन वो लोग वहां से निकले सिटी की तरफ टूपाक को ढूंढते हुए और कुछ ही देर में कुछ फैंस की आवाज आई टूपाक टूपाक चिल्लाते हुए कार में। कोच टूपाक और शुग ड्राइव करके क्लब की ओर जा ही रहे थे एंड इवन एक फैन ने पाक की फोटो भी खींची थी कार में एंड किसी को यह खबर नहीं था कि ये पाक की लास्ट फोटो होगी जिंदा। देन एक सिग्नल पे पाक और शुग रुके और ठीक उनके पीछे उनके सिक्योरिटी वाले थे दूसरी कार में और टूपाक कुछ फैंस लड़कियों से इंटरेक्शन कर रहे थे। अचानक बगल से वो व्हाइट कैडिलैक कार आती है जिसमें कीफी डी और ओरलैंडो थे और बिना कुछ कहा सुनी के ओरलैंडो सीधा अंधाधुंध गोली चला देते हैं पाक की कार पे। पाक को कई गोलियां लगती है और एक गोली शुग को भी छू के निकलती है एंड कीफी डी तुरंत वहां से कार भगा लेते हैं और जल्द ही स्ट्रीट्स में ये न्यूज फैल जाती है कि ओरलैंडो ने टूपाक पे गोली चलाई है। बट कोई क्लू नहीं मिला कि किसने गोली चलाई है, कौन सी गाड़ी थी, क्योंकि ये एक गैंग मैटर था तो किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला और ओरलैंडो वापस कॉम्पटन आ गए। एंड कुछ दिन बाद 13 सितंबर को ये न्यूज आती है कि टूपाक ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। पूरी दुनिया के लिए ये एक शॉकिंग न्यूज था। मीनवाइल ओरलैंडो ने एक वकील हायर किया तुरंत और मीडिया इंटरव्यू भी किया जिसमें वो ये सब चीजों से साफ मुकर गए और कहा कि मैंने किसी को गोली नहीं मारी है और मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया गया है। इनफैक्ट ओरलैंडो ने टूपाक पे उल्टा केस कर दिया जो मारपीट हुआ था MGM होटल में उसके चलते और वो इंसिडेंट पूरा कैद हुआ था CCTV फुटेज में MGM होटल के। टूपाक के डेथ के बाद तो मानो ब्लड एंड क्रिप गैंग के बीच जंग ही छिड़ गई थी कैलिफोर्निया में। आए दिन गोलीबारी
होती थी दोनों गुटों के बीच में। सो पुलिस वालों ने सभी गैंग मेंबर्स के घर पे रेड मारा, अवैध हथियार बरामद किए और इवन इस एक्शन में ऑरलैंडो को भी अरेस्ट किया था और उनसे टूपाक वाले केस के बारे में भी पूछा उस टाइम पे, लेकिन ऑरलैंडो ने मना ही किया। सो कुछ सबूत ना होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। ऑरलैंडो अपनी फुल सेफ्टी के साथ हुड से बाहर निकले और एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कई लोगों का ये कहना था कि ऑरलैंडो टूपाक को गोली मारने के बारे में ब्रैग कर रहे थे स्ट्रीट्स में। अब उस कार में ऑरलैंडो को मिला के 4 लोग और थे, ऑरलैंडो एंडरसन, कीफी डी, बिग ड्रे, टी ब्राउन। लेकिन 1998 में ऑरलैंडो की हत्या हो गई थी, 2004 में बिग ड्रे की डेथ हुई और 2015 में टी ब्राउन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी कॉम्पटन में। अब बचे सिर्फ कीफी डी। सो 1996 में कीफी डी कैसे बच गए अरेस्ट होने से? टूपाक के किलिंग के बाद इन्वेस्टिगेशन हुई और ऑरलैंडो एंडरसन AKA बेबी लेन पर सस्पिशन था, लेकिन प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक उस वक्त इन्वेस्टिगेटर्स के पास कीफी डी को चार्ज करने के लिए सफिशिएंट एविडेंस नहीं था। बोले तो सबूत नहीं था पुलिस वालों के पास। कीफी डी छोड़ो, ऑरलैंडो एंडरसन के खिलाफ भी सबूत नहीं था। फिर केस इवेंचुअली ठंडा पड़ता गया। एक और इम्पोर्टेंट बात, कीफी डी ने कभी भी पब्लिकली ये नहीं छुपाया है कि वो कैडिलैक में थे, पर सबूत क्या है कि उन लोगों ने ही गोली चलाई है उस कार में से। मतलब उस जमाने में थे CCTV कैमरे भी नहीं हुआ करते थे जिससे कुछ एविडेंस सामने आए। अपने इधर तो पुलिस वाले उल्टा लटका के 2 डंडे मारते तो मुजरिम सब कबूल लेता है ऑटोमेटिक, लेकिन US में ऐसा सिस्टम नहीं है। बहुत सालों तक तो ये केस ऑलमोस्ट डेड था। फिर 2018 में गेम चेंज हुआ। बोले तो 2018 के आसपास कीफी डी ने मीडिया इंटरव्यूज, यूट्यूब पॉडकास्ट वगैरह में टूपाक शूटिंग के बारे में ओपनली बात करने लगे और 2019 में कीफी डी ने अपने लाइफ पे आधारित एक किताब लिखी, कॉम्पटन स्ट्रीट लेजेंड। इस बुक में भी कीफी डी ने अपना गैंग इन्वॉल्वमेंट और टूपाक की डेथ वाली रात के बारे में कुछ डिटेल्स दी और यही इनके गले का फंदा बना। कॉस अदालत ने इसी बुक को केस का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एविडेंस बनाया है। अब 2023 में पुलिस वालों ने कीफी डी के घर में रेड किया, जहां से पुलिस वालों ने कंप्यूटर डिवाइसेस, डॉक्यूमेंट्स और उनकी लिखी बुक की ओरिजिनल कॉपी जैसे मटेरियल्स को जब्त किए। और फिर 29 सितंबर 2023 टूपाक के किलिंग के 27 साल बाद डुवेन डेविस AKA कीफी डी को अरेस्ट किया गया। Okay. We'll get you some water, my man. Can you try to get it now? Yeah, as soon as we get you in the car, We'll get you in, once we're in the car, all right? I appreciate it, sir. पुलिस वालों के पास पहले से ही एक हिंट था कि जो सफेद कैडिलैक कार जिससे गोली चली थी टूपाक पे, वो साउथ साइड कॉम्पटन में एक कार डिटेलिंग शॉप पे नजर आई थी उस समय, और ये एरिया कीफी डी का ही है। सो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कीफी डी के खिलाफ। और कोर्ट का ये कहना है कि भले ही ऑरलैंडो ने ही गोली चलाई थी टूपाक पे, लेकिन ऑरलैंडो ने जिस बंदूक से गोली चलाई थी वो कीफी डी ने ही दी थी उन्हें कार में। सो टूपाक का मर्डर और पूरा ऑर्केस्ट्रेशन कीफी डी ने ही किया है और पूरा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग एग्जीक्यूशन तक सब कीफी डी ने ही किया है अकॉर्डिंग टू द US कोर्ट। Keefe D. Davis's own words, he's accused of orchestrating the murder of the rap icon back here on just off the Las Vegas Strip in 1996. As jurors spent hours Monday listening to audio from Davis's 2017 interviews for the docu-series Death Row Chronicles and बाकी 3 लोग इस दुनिया में नहीं रहे, सो जो सजा मिलेगी वो कीफी डी को ही मिलेगी। बट ये भी है कि बाकी लोग जो कार में थे उस दिन वो लोग नहीं रहे, तो कोई गवाह सबूत भी नहीं है कीफी डी के खिलाफ और कोई भी ये टेस्टिफाई नहीं करेगा कि कीफी डी ने ही बंदूक दी थी ऑरलैंडो को। और क्या पता खुद कीफी डी ने ही गोली चलाई हो टूपाक पे। इस चीज को कैसे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं कीफी डी के लॉयर्स। मैंने 2022 में ऑरलैंडो वाले एंगल को समझाते हुए एक वीडियो बनाया था, तब मुझे काफी हेट मिला था कि तुझे बड़ा पता है ये वो करके। और देखो 2023 में कीफी डी अरेस्ट हुए और जो मैंने उस वीडियो में बताया था वही स्टोरी निकल के आई बाहर। सो ये चैनल में कोर हिप हॉप नॉलेज ही डिलीवर होता है भाई लोग, ऐसे ही बैठ के बखेती या वाइल्ड गेस नहीं करता हूं मैं। बाकी अभी ट्रायल चालू है और होपफुली ऑलमोस्ट 30 साल के बाद टूपाक को जस्टिस मिलेगा। पर क्या हमें इधर सिद्धू उस्ताद के लिए भी इतने साल वेट करना पड़ेगा जस्टिस के लिए? आप लोग सोशल मीडिया पे और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में #जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला लिखना, ताकि सिस्टम को कभी भी ये नहीं लगे कि सिद्धू पाजी के फैंस जस्टिस डिमांड करने से पीछे हट गए हैं। तो ये था भाई लोग आज का वीडियो अबाउट टूपाक्स न्यू केस अपडेट। आपकी क्या राय है इस केस में कमेंट करके जरूर बताना। अब जल्दी से मैं आपको कुछ इंटरनेशनल हिप हॉप के अपडेट्स दे देता हूँ।
मशहूर कंट्री म्यूजिक आर्टिस्ट डॉली पार्टन का निधन हो गया है, जिसके चलते डॉली का एक नोट भी एमिनेम ने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया है। द गेम ने अपने लेजेंडरी एल्बम द डॉक्यूमेंट्री का 3rd पार्ट ड्रॉप किया है और 50 सेंट एंड रिक रॉस का बीफ थमने का नाम ही नहीं ले रहा है एंड एक दूसरे को ये लोग पब्लिकली अब भी शॉट्स दे रहे हैं। सो अब बारी है शाउट आउट की। तो पहला शाउट आउट जाता है सीवी राव कल्याण से, जिनका गाना स्ट्रेट आउट ऑफ कल्याण ड्रॉप हो चुका है, ये गाना सुनना भाई लोग। देन है MC शुभ, इनका गाना इंटरनेट गैंगस्टर ड्रॉप हुआ है, चेक मारना। सुनने से तो ये सीधा डिस लग रहा है उनके ऑप्स को। सो ये था भाई लोग आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।